नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के एक नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ टॉर्ट यानी कि अपकृत्य विधि, और जिसमें कि आज ये लेक्चर नंबर 4 है। इसकी पहले की जो वीडियो है वो हमने देख रखी है बहुत अच्छे से। आप चाहे तो वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके जो लेक्चर नंबर 3 थी उसमें हमने पढ़ा था इंजूरिया साइन डैमनो और डैमनम साइन इंजूरिया के बारे में, जो कि एक लैटिन मैगजीम है। इसका अर्थ बहुत ही अच्छे से हमने जाना था, बहुत ही सारे हमने केसेस देखे थे इसमें। ठीक है, तो जो टॉर्ट लॉ है वो केस पे ही बेस्ड है, तो इसलिए इसमें केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अपकृत्य विधि के साधारण अपवाद क्या है। अब इसको देखना क्यों जरूरी है। अब इससे थोड़ा हट के हम समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कि आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, जो कि भी रिप्लेस हो चुका है बीएनएस के द्वारा, भारतीय न्याय संहिता के द्वारा। तो जब आप ये एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि हर जगह मतलब पूरी एक्ट में ऑफेंस के बारे में बताया गया है। लेकिन ऑफेंस को बताने से पहले आप जब पहले ही देखेंगे तो एक चैप्टर रखा गया है साधारण अपवाद का चैप्टर। तो वो ये हमें बताता है कि क्या चीज ऑफेंस नहीं है। तो जहां आप ये देखते हैं ना कि क्या चीज ऑफेंस है, वहां पहले आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या आप ऑफेंस करते तो हो लेकिन वो ऑफेंस की तरह नहीं माना जाएगा, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ठीक उसी तरह से टॉर्ट तो आप पढ़ेंगे ही कि टॉर्ट क्या क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आप टॉर्ट में बचाव क्या ले सकते हैं, टॉर्ट का एक्सेप्शन क्या हो सकता है। तो सिर्फ एक एक्सेप्शन नहीं है, इसमें बहुत से एक्सेप्शन है। तो एक एक करके हम एक एक वीडियो आएगी उसमें हम सब देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो साधारण अपवाद है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, इसको भी हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं अपकृत्य विधि में साधारण अपवाद। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि अपवाद यानी कि एक्सेप्शन ये कितने तरह का हो सकता है। तो एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो एक होता है साधारण अपवाद, दूसरा होता है विशिष्ट अपवाद। अब देखिए, अगर हम बात करें साधारण अपवाद की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बीएनएस में एक चैप्टर दिया हुआ है जो बात करता है साधारण अपवाद की, मतलब कि उसमें मतलब उसमें अपवाद है वो जितने भी ऑफेंस है वो सब पे लागू है, सब पे। तो जनरल डिफेंस यही बात करता है कि अगर जो जनरल डिफेंस मैंने आपको बताया तो जितने भी टॉर्ट हैं लगभग वो सब में लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल एक्सेप्शन। और दूसरा हो गया स्पेसिफिक एक्सेप्शन, विशिष्ट अपवाद। ये क्या होता है, जैसे आप जब आईपीसी पढ़ेंगे या बीएनएस पढ़ेंगे, जब आप उसमें मर्डर का सेक्शन देखेंगे तो मर्डर में क्या हुआ है, 5 एक्सेप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, वो एक्सेप्शन जो है वो सिर्फ मर्डर में लगेंगे, वो बाकी किसी भी और ऑफेंस में नहीं लगाया जा सकता। तो ये होता है विशिष्ट अपवाद। तो साधारण अपवाद वो होते हैं जो कि सभी टॉर्ट पर एक समान रूप से लगते हैं, और विशिष्ट अपवाद वो होता है जो किसी एक पर्टिकुलर टॉर्ट के लिए अपवाद हो। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ साधारण अपवाद, उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके, जो आगे आने वाली वीडियो होगी उन सब में देखेंगे। तो जनरल एक्सेप्शन क्या है, साधारण अपवाद। इसमें पहला है, अभी मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझा रही हूँ, बस मैं आपको इनके नाम बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सब बताया तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वो मुझे नहीं करना है। तो मैं एक एक करके बस आपको नाम बता देती हूँ, बाद में जब वीडियो आएगी तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया यानी कि सहमति से क्षति नहीं। दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड, दैवी कृत्य। तीसरा है इनविटेबल एक्सीडेंट यानी कि अपरिहार्य दुर्घटना। और फोर्थ है एक्ट ऑफ नेसेसिटी, इसको आप आईपीसी में भी देखेंगे, आवश्यकता के कार्य। फिफ्थ है प्राइवेट डिफेंस, ये आईपीसी में भी है। सिक्स है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, और सेवेंथ है मिस्टेक, ये भी आपको आईपीसी में मिल जाएगा। एट्थ हम देखेंगे एक्ट ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का कार्य। नाइन्थ देखेंगे हम जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल एक्ट्स यानी कि न्यायिक और अर्धन्यायिक कार्य। और उसके बाद लास्ट हम देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस यानी कि योगदायी उपेक्षा। आज पढ़ेंगे हम वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो इसमें अर्थ क्या हो गया इसका, विधि का मानना है जो सहमति देता है उसे क्षति नहीं होती। ये जो है ये एक लैटिन मैगजीम है। तो अगर हम इसका अर्थ देखें तो वॉलेंटी का मतलब आप मान सकते हैं वॉलंटरली, मतलब स्वैच्छिक। ठीक है, आप स्वयं से कोई सहमति दे रहे हैं। नॉन का मतलब हो गया नहीं, और इंजुरिया का मतलब हो गया क्षति। मतलब आप अगर कोई चीज के लिए सहमति देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपको क्षति नहीं हुई। जैसे कोई भी मान लीजिए गेम है, कोई मान लीजिए कार रेसिंग क्लब है, तो आप अगर वहां पे जा रहे हैं कार रेस देखने
और हो सकता है कि कार में कुछ भी ऐसा गड़बड़ हो जाए कि वो आपकी तरफ आ जाए, आप उससे इंजर्ड हो जाएं, तो आप बाद में ये नहीं कह सकते ना कि इसने मेरे प्रति टॉर्ट कमिट किया है, क्योंकि आपने उसकी सहमति खुद दी है। तो जब आप कोई चीज सहमति देते हैं तो ये इम्प्लाइडली मान लिया जाता है कि आपने खतरे को सहन करने की सहमति दी है। तो यही बात इसमें दी गई है। तो अगर कोई भी टॉर्ट हो रहा है तो आप उसमें ये बचाव ले सकते हैं कि इसने स्वयं सहमति दी थी। तो यही बात एक ये साधारण अपवाद निकल कर के आता है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब सहमति से क्षति नहीं, जो सहमति देता है उसे क्षति नहीं होती। अब इसका कारण देखते हैं हम, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण तो होगा ये अपवाद रखने के लिए। तो ऐसा क्यों रखा गया है कि अगर कोई सहमति देता है तो उसको क्षति नहीं होती। तो पहला है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं मतलब कि कोई सहमति दे रहा है तो वो सही ही देगा, क्योंकि कोई भी अपने बारे में उससे अच्छा कौन जान सकता है। तो यही है ना कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है। दूसरी बात है, कोई व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाने की सहमति नहीं देगा। सही बात है ना कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो स्वयं को खतरे में डालने की सहमति नहीं देगा। तो अगर वो दे रहा है सहमति, इसका मतलब है कि वो जान रहा है कि उसको वहां पे खतरा हो सकता है। अब देखिए, एक सामान्य महोदय है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपने किसी अधिकार को छोड़ दिया है तो वह उसका लाभ नहीं ले सकता। आप जाने क्रिकेट देखने, आपको बॉल लग गई, तो आप जाके ये नहीं क्लेम कर सकते ना कि मुझे बॉल लग गई, मुझे इसके लिए कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि आप वहां पे खुद गए हैं। तो अगर आप वहां जाकर किसी अधिकार को छोड़ रहे हैं तो आप उसका लाभ किसी भी तरीके से नहीं ले सकते। ठीक है। अब सहमति की बात आती है, तो सहमति कितने तरीके की हो सकती है। सहमति हो सकती है या तो प्रत्यक्ष सहमति, दूसरी हो सकती है विवक्षित सहमति। प्रत्यक्ष सहमति जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्सेंट। ठीक है। अब ये क्या होता है, जिसमें कि आप बोल करके दे रहे हो या फिर आप लिख करके दे रहे हो। जैसे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, आप एक्सप्रेसली वहां लिख के देते हो कि मैंने इसको एक्सेप्ट किया है, तो आप उसको लिख करके दे रहे हो, या फिर बोल कर भी बहुत चीजें की जा सकती हैं। लेकिन कुछ होता है विवक्षित, यानी कि इम्प्लाइड कंसेंट। जैसे वही आप क्रिकेट देखने जा रहे हैं, आप कार रेस देखने जा रहे हैं, आप फुटबॉल देखने जा रहे हैं, कोई भी चीज आप अगर देखने जा रहे हैं तो इम्प्लाइडली ये मान लिया जाता है, विवक्षित तरीके से आपके कंडक्ट से वो पता चलता है कि आपने उसको सहमति दी है। तो ये क्या हो गया, विवक्षित सहमति। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि सहमति दो तरीके से की हो सकती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी कि विवक्षित सहमति। तो जो विवक्षित सहमति है उसका ये बहुत अच्छा केस मान सकते हैं आप। ओके, तो ये हम केस देखते हैं। इसमें केस क्या है, हॉल बनाम ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब 1932 का केस है ये। इस केस में क्या हुआ, जो वादी था वो प्रतिवादी की भूमि पर आयोजित मोटर रेस का एक दर्शक था। मतलब प्रतिवादी की भूमि पर कार रेसिंग वहां पे किया गया था। अब जो वादी था वो वहां पे गया था देखने। अब क्या हुआ कि रेस के दौरान दो कारों की जो है भिड़ंत हो गई, और क्या हो गया हुआ कि वो दर्शकों के बीच में घुस गई। अब वादी को इससे चोट आ गई, तो वादी ने बोला कि उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए क्योंकि उसको चोट आई है। इसमें निर्णय दिया गया कि दर्शक ऐसे खतरनाक खेलों के आयोजन में सम्मिलित होकर उन खतरों के लिए विवक्षित सहमति देते हैं। अगर वो खुद जा रहे हैं ऐसे खतरनाक खेलों को देखने, इसका मतलब वो अपना विवक्षित सहमति दे रहे हैं कि अगर कुछ भी खतरा होता है तो वो उसको सहने के लिए तैयार है। तो ऐसे खेलों में ये आमतौर पर अंतर्निहित होता है। अतः वादी को उपचार का अधिकारी वो नहीं है, वादी को यहाँ पर कोई उपचार नहीं मिलेगा क्योंकि वो खुद गया था देखने। इसी तरह से एक और केस है, पद्मावती बनाम दुग्गा नायका 1975 का है ये। इस केस में क्या हुआ कि एक जीप थी, जब वो पेट्रोल पंप पर ले जाई जा रही थी, मतलब पेट्रोल डलवाने के लिए, तो अचानक से क्या होता है, बिना बताए इसमें क्या होता है कि दो यात्री थे वो पीछे से इसमें बैठ जाते हैं। अब क्या होता है, जब वो चलने लगती है तो जो जीप की अगली पहिया है उसका एक बोल्ट जो है वो निकल जाता है। अब जीप क्या होती है, वो पलट गई और जो दोनों यात्री जो इसमें बिना बताए बैठे थे वो मर गए। अब इनके घर वालों ने वाद किया कि इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो न्यायालय ने प्रतिकर देने से इसमें इनकार कर दिया, क्योंकि ये एक अपरिहार्य दुर्घटना थी, ये एक एक्सीडेंट था, और ये भी था कि वो सहमति से जीप में सवार हुए थे। आप दोनों ही मान सकते हैं, इसमें आप अपरिहार्य दुर्घटना के बचाव में भी आप इसको ले सकते हैं, और ये भी था कि उन्होंने खुद सहमति देके उसमें बैठे थे, वो बिना भी बताए उसमें बैठ गए थे, और इसमें कोई जो है प्रतिवादी की गलती नहीं थी। न्यायमूर्ति पोलक ये क्या कहते हैं कि यदि मैं मनोरंजन के लिए विस्फोटक सामग्री के निर्माण के कारखाने को देखने जाता हूं, अगर वो खुद जा रहे हैं किसी मनोरंजन के लिए कारखाने को देखने, जो पटाखे जिसमें बनती हैं, और क्या होता है कारखाने में विस्फोट हो जाता है, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसने खतरे के प्रति अपनी सहमति दी थी जो विस्फोट के कारण मुझे हुई है, तो मेरी शिकायत का कोई कारण नहीं है। अगर आप खुद जा रहे हैं किसी खतरे वाली जगह पे और वहां पे कुछ भी नुकसान आपको हुआ, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने सहमति दी थी और आपको कोई भी उपचार उसमें नहीं मिल सकता। अब देखिए, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया लागू होने के लिए क्या क्या शर्तें हो सकती हैं।
इसमें 3 शर्तें हैं। पहला है वादी ने खतरा सहन करने की सहमति दी हो, मतलब उसने सहमति दी है खतरा सहन करने की, चाहे वो इम्प्लाइड हो सकती है, वो एक्सप्रेस हो सकती है। दूसरी बात है कि सहमति स्वतंत्र हो। अभी केस भी हम देखेंगे कि सहमति स्वतंत्र हो सकती है, नहीं हो सकती है, कब होगी, ठीक है। तीसरा क्या है, किसी अवैध कार्य को करने की सहमति नहीं हो। पहला देखते हैं हम, वादी ने खतरा सहन करने की सहमति दी हो। अब इसमें खतरा सहन करने की सहमति कब मानी जाएगी, उसमें भी 3 बातें हैं। पहला है वादी जानता था कि खतरा है, उसको पता होना चाहिए कि खतरा है, ऐसा ना हो कि उसको पता ही ना हो, बस वो चला गया। दूसरा क्या है, वह खतरे की प्रकृति को समझता था। और तीसरा है खतरा जानते हुए भी उसने खतरे को सहन करने की सहमति दी थी। अब एक चीज निकल कर आता है, क्या सिर्फ खतरे का ज्ञान होना ही खतरे की सहमति के लिए पर्याप्त है? सिर्फ ज्ञान होना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपको किसी चीज का ज्ञान है तो आपने उसको सहने के लिए सहमति भी दे दी है, ठीक है। तो सिर्फ ज्ञान होना किसी भी तरह से मतलब जो है खतरे को सहने के लिए सहमति देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए उसमें था एक वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, यहाँ से एक नया मैगजीन निकल करके आया, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। और इसमें क्या बोला गया कि सिर्फ खतरे का ज्ञान होना खतरे को सहन करने के लिए सहमति नहीं है। अभी हम केस देखेंगे ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे। जैसे वो था एक ऑटो रेसिंग जो क्लब था, अगर उसमें कोई व्यक्ति जा रहा था तो उसने अपनी सहमति खुद दी थी, वो वहां खुद देखने गया था, उसको पता भी था यहाँ पे खतरा है, तो आप उसमें मान सकते हैं कि उसने अपनी सहमति दी थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ खतरे को जानना खतरे की सहमति देना नहीं है। इसका केस अभी हम देखेंगे। पहला केस है थॉमस वर्सेस क्वार्टरमैन। इसमें क्या हुआ कि एक शराब का कारखाना था और मतलब उसमें शराब जो है वो उबलती हुई थी। तो एक व्यक्ति ने क्या हुआ, ड्रम का ढक्कन उठाया तो उबलते हुए पानी में वो गिर गया। उसके बाद क्या हुआ, कारखाने के मालिक ने क्या कहा कि उसको खतरे का ज्ञान था, क्षतिपूर्ति नहीं मिली इसमें। अब क्या हुआ, इसमें भी क्षतिपूर्ति मिलती, लेकिन ये जो है कि इसमें सबसे पहले साइंटी नॉन फिट इंजूरी का नियम इसी केस में लिया गया था, लेकिन इसमें बचाव नहीं मिला था। तो इस टाइम जो है कि अगर ये अभी इसके बाद का केस होता तो शायद इसमें बचाव मिल जाता, लेकिन ये इस साइंटिफिक नॉन फिट इंजूरिया का पहला केस था, इसमें इसको कोई बचाव नहीं मिला, इसको क्षतिपूर्ति नहीं दी गई, ये माना गया कि इसको खतरे का ज्ञान था। लेकिन इसके आगे वाली केस हम देखेंगे। केस है स्मिथ बनाम बेकर 1891 का केस है। इसमें क्या हुआ कि जो वादी था वो प्रतिवादी की खदान में चट्टानों को काटने के लिए उसमें वो नियोजित किया गया था। अब क्या हुआ, जो वहाँ पे पत्थर थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्रेन की सहायता से ले जाए जाते थे। अब क्या हुआ, जो वादी था वो उसी क्रेन के नीचे वहीं पर मतलब काम करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि जो क्रेन से पत्थर ले जाया जा रहा था वो उसके सिर पे लग गया और उसको चोट लग गई। अब यहाँ पर ये माना गया कि जिसने उसको नियोजन किया था यानी जो मालिक था उसने उसको कोई सूचना भी नहीं दी थी, इसलिए वो उपेक्षा का दोषी तो होता ही है। लेकिन जो मालिक था उसने ये बचा लिया कि इसको खतरे की जानकारी थी, इसने खुद सहमति दी थी। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यहाँ पे क्या निर्णय दिया कि वादी को सिर्फ खतरे की जानकारी थी, उसने अपनी सहमति नहीं दी थी। तो सहमति से क्षति नहीं का प्रतिवाद प्रतिवादी को यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ खतरे का ज्ञान होना उसकी सहमति देना नहीं है। वो व्यक्ति वहां पर काम कर रहा था तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपनी सहमति दी थी कि उसके सिर पे पत्थर गिरा दो, ऐसा उसने कोई सहमति नहीं दी थी, उसको सिर्फ ज्ञान था। और यहाँ पे कोई चेतावनी भी नहीं दी गई थी कि तुम हट जाओ या फिर कुछ भी। तो एक तो उपेक्षा का दोषी वो माना ही गया और उसको इसका बचाव भी नहीं दिया गया। एक और केस है डैन बनाम हैमिल्टन 1939 का केस है। इसमें क्या था कि एक महिला थी, वो कार में जानते हुए चढ़ी कि चालक जो है वो नशे के अंतर्गत है। अब क्या हुआ कि चालक ने उपेक्षा की और उसके कारण चालक फलस्वरूप दुर्घटना के फलस्वरूप क्या हुआ कि चालक जो था उसकी मौत भी हो गई और महिला जो था उसको चोट लग गई। अब वाद लाए जाने पर महिला के विरुद्ध सहमति का तर्क दिया गया। ये बोला गया कि महिला को पहले से ही पता था कि वो जो चालक है उसने शराब पी रखा है, तो ये उसने अपनी सहमति से वो कार में बैठी थी। अब न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि नशे का स्तर इतना नहीं था कि यह माना जा सके कि महिला ने स्पष्ट खतरे के प्रति अपनी सहमति दी थी। मतलब वो नशे का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा हाई नहीं था कि ये माना जा सके कि महिला जानते हुए उसमें चढ़ी थी। तो इसमें भी महिला को क्षतिपूर्ति दी गई थी और इसमें साइंटिफिक नॉन फिट इंजूरिया का रूल इसमें लागू किया गया था। अब हमने 3 चीजें देखी थी। पहले हमने देखा था कि वो खतरे को जानता हो, दूसरी बात ये थी कि सहमति जो थी वो स्वतंत्र होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं एक केस है आर बनाम विलियम्स। इस केस में क्या बोला गया, एक संगीत टीचर थे, उसने एक लड़की से कहा कि यदि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसकी आवाज जो है वो अच्छी हो जाएगी और लड़की ने अपनी सहमति दे दी। तो क्या ये कंसेंट जो है वो फ्री माना जाएगा? तो नहीं, यहाँ पर जो सहमति थी वो स्वतंत्र नहीं मानी गई।
तीसरी बात क्या की गई, सहमति अवैध कार्य के लिए नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक तो सहमति का देखिए, एक तो टॉर्ट के प्रति आपको क्या मिलता है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का अपवाद। अब उसके बाद उस अपवाद में भी अपवाद ये आ गया कि कब आपको वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का अपवाद नहीं मिलेगा, उसका बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब उस एक एक्सेप्शन का भी ये एक्सेप्शन आ गया। तो सहमति के बचाव के अपवाद या सीमाएं ये क्या है, तो सहमति के बचाव के विरुद्ध निम्न अपवाद या सीमाएं हैं। पहला है बचाव के मामले यानी कि रेस्क्यू केसेस, और दूसरा है उपेक्षा नेग्लिजेंस। पहला है बचाव के मामले रेस्क्यू केसेस। अब सहमति से क्षति नहीं, इस अपवाद के बचाव के मामले, ये अपवाद एक बचाव के मामले में है। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि यदि कोई व्यक्ति बचाव करते समय सहमति से कोई कार्य करता है तथा उसके परिणाम से वह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे प्रतिकर प्राप्त होगा तथा प्रतिवादी वादी के विरुद्ध सहमति का बचाव प्रतिवाद लेकर अपने दायित्व से बच नहीं सकता। इस अपवाद को लागू होने के लिए महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जिस खतरे का बचाव किया गया है वह खतरा आसन्न था। ठीक है, मैं इसको समझाती हूँ आपको एक एग्जाम्पल से। अगर मान लीजिए किसी घर में आग लगी हुई है, कोई व्यक्ति उसमें फंसा हुआ है, और अगर ए व्यक्ति मान लीजिए उसमें फंसा हुआ है, मान लीजिए बी एक जो व्यक्ति है वो उसको बचाने के लिए उस घर में चला जाता है, और मान लीजिए आग से वो भी कुछ इंजर्ड हो जाता है, तो अब जिसको वो बचाने गया वो ये नहीं कह सकता कि ये अपनी सहमति से गया था, क्योंकि ये क्या हो गया, बचाव के मामले हैं, वो उसका अपवाद इसमें नहीं ले सकता, उसको कंपनसेशन देना ही होगा, क्योंकि वो जो है वो बचाव यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, तो ये रेस्क्यू केसेस में जो है वो सहमति का रूल लागू नहीं होगा, ये नहीं बोला जाएगा कि इसने सहमति खुद दी थी खतरे के लिए। केस है इसमें एक वेगनर बनाम इंटरनेशनल रेलवे 1921। इसमें क्या था कि एक बाद में रेलवे कंपनी की उपेक्षा के कारण एक यात्री चलती हुई गाड़ी से नीचे गिर गया। इसमें क्या थे, रेलवे कंपनी की उपेक्षा थी और उसमें एक यात्री था वो नीचे गिर गया। जब गाड़ी रुकी तो उसका साथी उसको खोज में नीचे उतरा और अंधेरा बहुत ज्यादा था, वह भी उसमें गिर पड़ा। अब निर्णय दिया गया कि वह यह बचाव का मामला होने के कारण रेल कंपनी उत्तरदायी थी। भले ही वादी स्वेच्छा से अपने साथी के बचाव के लिए नीचे उतरा था, भले ही वो उसको बचाने के लिए उतरा था, उसने खुद सहमति दी थी उसको बचाने के लिए, लेकिन फिर भी उसको कंपनसेशन मिलेगा क्योंकि ये रेलवे जो कंपनी थी उसकी गलती थी। तो रेस्क्यू केसेस में सहमति का रूल आप लागू नहीं कर सकते। पहला था रेस्क्यू केसेस और दूसरा है उपेक्षा नेग्लिजेंस। इसमें भी जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, उसका ये अपवाद है। यहाँ पे क्या है, प्रतिवादी उपेक्षा पूर्ण आचरण द्वारा वादी को यदि क्षति करता है तो प्रतिवादी यह तर्क नहीं ले सकता कि वह खतरा जानता था और उसने खतरा सहन करने की सहमति दी थी। उदाहरण में आप ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक महिला है और उसके गुर्दे में पथरी है, अगर वो सर्जन बी के पास जाती है, ऑपरेशन कराती है, तो वो अपनी कंसेंट भी देती है कि हाँ मुझे ऑपरेशन कराना है, कोई भी खतरा होगा वो उसको सहने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ऑपरेशन से पहले अ नामक महिला ने अपनी खतरे की सहमति दे दी हो, लेकिन अगर सर्जन जो है बी वो ऑपरेशन करते समय उपेक्षा से कैंची अ के पेट में छोड़ देता है और पेट सिल देता है, अब अ को क्या होता है, इससे बहुत बड़ी हानि होती है, तो अब दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो सर्जन बी जो है क्या है वो दायी होगा। वो ये नहीं कह सकता कि इसने अपनी सहमति दी थी, क्योंकि सहमति उसने दी थी लेकिन उसने ये दिया था कि कार्य जो है वो गुड फेथ में किया जाए, वो एकदम सावधानी बरत करके की जाए। अगर वो उपेक्षा से की जा रही है तो उसके लिए उसने अपनी सहमति नहीं दी थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो ऑपरेशन में उपेक्षा बरती गई थी, तो सर्जन बी जो होगा वो दायी होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने उपेक्षा करी है, तो यहाँ पे सहमति का रूल लागू नहीं होगा। मुझे लगता है सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी रहे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।